Ma'am, being a Sainik School cadet, it was a very helpful. If a person is performing 18 out of 20, so Sainik School cadet must perform 20 out of 20. मेरा सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया रैंक 1 था तो तब अरे वाह, मैम वेरी नाइस। शिशिर सर ने एक चीज पे फोकस किया जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक स्टिमुलस पे, लाइक जो फोटो पे दिखाया जा रहा है उस पे जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट इस लास्ट इंप्रेशन को जो जितना देर लास्टिंग रख सकता है वही रिकमेंडेशन ले जाएगा, और ये चीज़ मेरे एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा काम कर गई। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, सक्सेस बैठकी विद मी गुरकीरत के आज के इस एपिसोड पे हम मिलने वाले हैं एक ऐसे कैंडिडेट से जिन्होंने हाल ही में एनडीए 153 कोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने सैनिक स्कूल अंबिकापुर से अपनी पढ़ाई करी है। इतना ही नहीं, ये एनसीसी कैडेट भी रह चुके हैं। तो आज मिलेंगे एक और कैंडिडेट के साथ में, जानेंगे इनकी सक्सेस स्ट्रैटेजी, रिटन प्लस एसएसबी की टिप्स जानेंगे और शेयर करेंगे आप सभी के साथ में। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का ये बैठकी शो बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ में बैठकी लेकर आते हैं आपके साथ और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और हेल्पिंग होते हैं। मेरे इन टॉक शोज का सिर्फ एक ही मोटिव है कि कितना इजी मैनर में आपको टॉपर्स के साथ में मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स बताई जाए और ऐसा गाइडेंस एंड मार्गदर्शन दिया जाए जिससे आपको जो सफलताएं हैं, जो मुझे लगता है कि स्ट्रगल्स हैं एक आम कैंडिडेट को अपने एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट के तरफ से फेस करने पड़ते हैं, जो हमारे इन टॉपर्स ने जितनी मुसीबतें फेस करी हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस को वो इन बैठकी शोज में बताएं, ताकि वो गलतियां आप ना करें और अपने जल्द से जल्द या फिर पहले प्रयास में सफलता पाने के लिए एकदम गोल सेटिंग के साथ में निर्णय लें, प्लानिंग करें और काम करें। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट पीयूष। वेरी वार्म वेलकम, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के सक्सेस बैठकी विद मी गुरकीरत के इस एपिसोड में। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है फाइनली रिकमेंडेशन पाकर, क्योंकि सपना पूरा हो चुका है, अभी साथ में आसमान पे है क्या आप? मैम एक्चुअली ये ऑल दी एफर्ट्स की वजह से हुआ है, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ होलसम एक्सपीरियंस जो कि बहुत कम ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। सो पीयूष, सैनिक स्कूल से भी थे आप और एनसीसी कैडेट भी रह रहे हो, ठीक है? तो ऐसे में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बचपन से उनका ड्रीम होता है क्लास 6 से सैनिक स्कूल्स ज्वाइन करने का। तो आपने क्योंकि सैनिक स्कूल में लिया था एडमिशन, तो वो कितना हेल्पिंग रहा आपके इस पूरे जर्नी में? मैम, बीइंग अ सैनिक स्कूल कैडेट इट वाज अ वेरी हेल्पफुल, मींस सैनिक स्कूल में रहते हुए दीज 7 years मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माय पर्सनैलिटी। ये मेरे पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ऑल्दो विथ रिस्पेक्ट टू दी एकेडमिक परस्पेक्टिव, इफ़ अगर कोविड का सिनेरियो नहीं होता तो एकेडमिक भी बहुत अच्छा होता, बट या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो सैनिक स्कूल का जब एक बच्चा एनडीए में एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप 7 इयर्स उस जोन में, उस डिसिप्लिन में, ऑफिसर्स के साथ में आप रहे हो, उठना बैठना हुआ है और रूटीन थोड़ा वैसा होता है। ऐसे में क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़े एसएसबी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ अदर सिविल कैंडिडेट से जिनको बिल्कुल भी फौज का या डिफेंस के किसी भी स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस नहीं होता है? मैम, सैनिक स्कूल से रहते हुए हमसे ये एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि हम अपने लाइफ के 7 years डिफेंस प्रिपरेशन को दे चुके हैं, जी। तो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। लाइक एसेसर्स दे वे वो सोचते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज परफॉर्मिंग 18 आउट ऑफ 20, सो सैनिक स्कूल कैडेट मस्ट परफॉर्म 20 आउट ऑफ 20 सो दैट ही कैन आउटशाइन, मींस बाकियों से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया ही जाता है। तो इसका प्रेशर होता ही है यस मैम। डेफिनेटली। तो कैसे हैंडल किया और कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? मैम, फर्स्टली एसएसबी इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, सो स्कूल ने बहुत अच्छा एक फैक्टर प्ले किया पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। ऑल्सो यहाँ रहते हुए, सेंचुरियन में रहते हुए, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस एज वेल एज वीकली प्रैक्टिस एंड द मेंटोरशिप, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। लाइक दी शिशिर सर की क्लासेस थी, तो वो हमें एक काइंड ऑफ आइडिया दे जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है, किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है, किस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही, जिससे कि मैं अपने एसएसबी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाया। ऑलराइट, गुड। सो सैनिक स्कूल के साथ में जो सेंचुरियन का एक सफ़र रहा, इसका डिसीजन कब लिया और कैसे लिया आपने? इसके बारे में मुझे बताइए।
मैम फर्स्टली सैनिक स्कूल में मेरे और भी अदर फ्रेंड्स थे, लाइक यूपी बिहार के भी कुछ फ्रेंड्स थे, ओके। एंड हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि सिंस लखनऊ हम दोनों के एरिया से पास है, और मतलब डिस्टेंस वाइज भी एज वेल एज फैकल्टी वाइज भी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वाई नॉट ऑप्ट फॉर दिस। ओके। सो चलिए, ये तो एक सफ़र रहा उसमें, बट सैनिक स्कूल से ही मोटिवेशन था एनडीए में जाने का, या वहाँ रहते रहते ऐसा ख्वाब बुन लिया आपने कि हाँ मुझे जाना है, या बचपन से यू आर इनटू कि नहीं सैनिक स्कूल जाऊंगा फिर एनडीए के लिए क्रैक करना है और आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है? मैम फर्स्टली सैनिक स्कूल में जब मैं इंटर किया तो मेरा सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया रैंक 1 था, तो तब अरे वाह, मैम वेरी नाइस। तभी से ही मेरा मोटिवेशन था कि आर्म्ड हाँ। फोर्स ज्वाइन करना है मेरे ओके। को। एंड ऑल्सो मैम सैनिक स्कूल में रहते हुए हमें बहुत सारी मोटिवेशनल टूर्स भी विजिट करने को मिलता है, लाइक ग्रेट। आई विजिटेड एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर एज वेल एज एयरफोर्स स्टेशन इलाहाबाद। अच्छा। सो वहाँ एयरक्राफ्ट्स को देखते हुए, लाइक व्हेन वी विजिटेड ग्वालियर, तो वहाँ जब एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं तो मतलब पूरा ग्वालियर सिटी जो है वो एयरक्राफ्ट्स के थंडर से गूंजता है, तो वो हम्म। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा मेरे को, हम्म। दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर एयरफोर्स। ऑल राइट, गॉट इट। अच्छा, ऐसे में एनसीसी, यस मैम। नेशनल कैडेट कोर, और भारत में तो हजारों लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, और एनसीसी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पर्सनालिटी ग्रूमिंग डेफिनेटली देता है, चाहे वो अपने रूटीन्स के थ्रू हो या अपने कैंप्स के थ्रू हो, नेशनल या इंटरनेशनल जैसे भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एनसीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल आप मानते हो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है, क्योंकि अब तो आपके लिए भी थोड़े चैलेंजेस डबल थे भाई, एक तो सैनिक स्कूल, ऊपर से एनसीसी, फिर मुझे परफॉर्म भी अच्छा करना है। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 1 भी रहे आप सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो एवरीथिंग इज काउंटिंग एंड एक्सपेक्टेशंस वर ऑन द टॉप, तो व्हाट वाज द सिनेरियो? मैम एनसीसी में रहते हुए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि फर्स्टली एनसीसी में रहते हुए हमें यूनिटी एंड डिसिप्लिन सिखाया गया, बिकॉज द मोटो ऑफ एनसीसी ओनली इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू दी एसएसबी। ऑल्सो हम एनसीसी में रहते हुए और भी अदर कैंडिडेट्स लाइक सीएटीसीज होते थे हमारे, उनमें मिलते थे, तो हमें बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करने का बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट एज वेल एज इकोसिस्टम मिलता था, हम्म। और हमारा फिजिक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया इसने। यस मैम। चलो, दैट इज गुड। तो एनसीसी रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे पर्सनल इंटरव्यू में? यस मैम एनसीसी। कैसे क्वेश्चंस आए थे? मैम फर्स्टली एनसीसी में हमें सीएटीसीज में फायरिंग सिखाई गई थी, तो विथ एस्पेक्ट टू लाइक फायरिंग, which gun you used while हम्म। firing, what is the magazine capacity, which type of the gun it was, like what was the range of the gun, these were the some of the questions. ऑलराइट, एंड सैनिक स्कूल की लाइफ से जुड़े पर्सनल इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैम फर्स्टली जैसे ही मैं इंटरव्यूइंग रूम में इंटर किया, वैसे ही सर ने पूछा, ओके पीयूष, सो ऑन 17th of July यू हैड योर बर्थडे, सो हाउ यू माइट हैव सेलिब्रेटेड जब तुम हॉस्टल में रहते। अच्छा। तो मैम विद दिस क्वेश्चन आई गेव लाइक सर फर्स्ट, लाइक हम जब घर हॉस्टल में होते हैं तो फर्स्टली हम अपने स्कूल अथॉरिटीज़ के थ्रू लाइक कैंटीन के थ्रू हम केक ऑर्डर करते हैं, देन वी फर्स्टली स्टार्ट विथ लाइक बर्थडे बॉम्ब, लाइक बर्थडे बॉय गेट्स अ लॉट ऑफ बीटिंग फ्रॉम अस, एंड फिर जैसे ही वो केक काटता है हम छीन के भाग जाते हैं, लाइक अच्छा। हमारा प्रायोरिटी स्कूल में रहते हुए ये होता था खाना, खेलना और सोना। सो हम्म। इंटरव्यूइंग ऑफिसर सर भी मतलब हंसने लगे, एंड फिर वहाँ से बहुत ही ज़्यादा लाइटर नोट पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। चलो, दैट इज रियली गुड एंड अमेजिंग। सो नाउ कमिंग ऑन टू द अदर एस्पेक्ट्स, उस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे। तो अब मैं शुरू से शुरू करूंगी वो जर्नी जहाँ से रिटन एग्जाम शुरू होता है। तो एनडीए का एक रिटन एग्जाम जो है ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, क्योंकि यूपीएससी ने ये देखा कि चाहे आप पीसीएम बैकग्राउंड के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, वो कहते हैं कि आप हर एक कैंडिडेट जो है इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है। तो ऐसे में आपने जब एनडीए एग्जाम के बारे में सोचा था और एक डिसाइड कर लिया, तो किस क्लास से आपने गौर करना शुरू कर दिया था कि सीरियस हो गए थे कि मुझे एनडीए क्रैक करना है, तो अब मुझे यहाँ से अपना कोर्स जो है शुरू करना चाहिए? तो व्हाट वाज दैट? मैम फर्स्टली क्लास 11th में आती मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, बट हम्म। ड्यू टू कोविड व्हाट हैपेंड दैट हमारे जो क्लासेस थे वो हाइब्रिड मोड में हुए, लाइक 6 months वी वर एट होम ऑनलाइन क्लासेस, एंड देयर आफ्टर 6 months वी वर एट स्कूल। ओके। So what happened that it was my mistake only that I didn't took the online classes very seriously. So फिर मैंने क्या किया, 12th में आते ही although I've tried my best but मेरे 2 attempts क्लियर ही नहीं हुए रिटर्न के। फिर मेरा हम्म। सबसे पहला प्रायोरिटी यही हो गया, फर्स्ट टू क्लियर रिटर्न एग्जामिनेशन देन गो फॉर एसएसबी। So I opted for drop. Then I came to Centurion Defense Academy. From here only I prepared for my written examination. Then
ऑन द रिजल्ट डे आई वेरी वेल रिमेंबर दैट जब मेरा फर्स्ट रिटर्न निकला तो मैम बहुत ही मतलब खुशी का मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था मेरे लाइक आर्म फोर्स जर्नी बहुत के लिए। मोराल बूस्ट हो यस जाता है मैम, ना उससे। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था मैं उस दिन। हम्म। यस मैम। तो यहाँ आए, यस मैम। कैसी रूटीन थी यहाँ की? तो सेंचुरियन में आने के बाद में व्हाट वाज योर रूटीन, लाइक सुबह से शाम तक का कौन से बैच में थे आप, और उसके साथ साथ में मंडे से लेके जो सैटरडे की एक रूटीन होती है उसके बारे में बताइए। अच्छा, कुछ स्पेशल चीजें भी हमेशा ऐड ऑन होती है, बच्चों को कई बार लगता होगा यार ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं सेंचुरियन वाले, आए दिन ढोल बजवाते हैं, बट करे क्या, ढोल बजवाना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो जैसे हमारा सिलेक्शन होता है वैसे ही नीचे ढोल बजता है और हम सेलिब्रेट करते हैं। करना भी जरूरी है क्योंकि दूसरे बच्चों का मोराल बढ़ता है, एकेडमी के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है कि हमने जहां पर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है उधर सिलेक्शंस हो रहे हैं और ये हमारे लिए एक राइट चॉइस रही, राइट। तो ऐसे में कितना डिस्टर्ब आप हुए, कितने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ में आपका इंटरेक्शन हुआ, या कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? हम एनुअल फंक्शंस कराते हैं, बहुत सारी एक्सवाइजेड एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और एक कोचिंग नाम से तो काफी ऊपर है हमारा संस्थान। उस पूरे पर्सपेक्टिव के बारे में जेन्युइनली बताइएगा सभी एस्पिरेंट्स को जो आपने एक्सपीरियंस किया। यस मैम। मैम फर्स्टली यहाँ आने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उस हिसाब से एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने जो हमें मतलब जिस तरीके से पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा था। लाइक हमारे क्लासेस 10 इन द मॉर्निंग टू 2 o'clock तक चलते थे, मीन्स 2 PM तक। तो इन बिटवीन मैं क्या करता था, मैं जल्दी उठ जाता था। मेरी एसएसबी रिटर्न के बाद एसएसबी होती है, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था जल्दी उठ के, फिर उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मैं क्लास आता था। क्लास के बाद जब जैसी हमारी छुट्टी होती थी वापस, फर्स्टली तो प्रैक्टिस, क्योंकि जितना भी क्लास का कंटेंट पढ़ा गया उसका प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो जैसे यहाँ सैटरडेज़ में, डेली सैटरडेज़ को हमारे मॉक टेस्ट होते थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में यही रीज़न था, लाइक मैं सिलेबस तो पढ़ लेता था बट रिवीजन और मॉक टेस्ट छूट जाते थे, जिसकी वजह से मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। ओके। और मॉक टेस्ट भी ऐसी चीज़ है, लाइक इन द बैच ऑफ 250 हमें अपना लाइक स्टेटस बताती है। इफ़ वी आर कमिंग लास्ट, सो ये हमें पता चलेगा कि ओके आई नीड टू पुट अप मोर एफर्ट्स। और लेकिन अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप 15 टॉप 20 में आ रहे हैं, तो ये हमें ये भी बताएगा कि ओके हम इतना ऊपर आ रहे हैं, हम इतने लोगों से अच्छे हैं, बेटर कर रहे हैं। तो इस दिस वाइज मतलब हमारा मोरल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। और मैम जहाँ तक बात है ढोल वोल बजने की, तो मैम ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने जर्नी के लिए, तो सेलिब्रेशन भी उतना ही हार्ड होना चाहिए। और जैसे कि बाकी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जब आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं एसएसबी के बारे में, उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में और उनके हार्ड वर्क के बारे में, और कौन से डायरेक्शन में हमें अपना एफर्ट्स देना चाहिए, ये सब चीज़ मैम। तो आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स का जिसके पास फेलियर का एक्सपीरियंस है उसको सक्सेस के बारे में ज्यादा बारीकी से पता है, रादर जो पहले अटेम्प्ट में सक्सीड होता है, राइट। यस तो मैम। अभी क्या गलतियां ना करें और क्या करें जिससे कि एग्जाम क्वालिफाई करें? मैम फर्स्टली अगर आप ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप रहने दें, क्योंकि हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चंस है मैथ्स में, जिसमें भी कट ऑफ अगर आप देखें तो आपका अगर 40 क्वेश्चंस करेक्ट है तो आप सेफ साइड पे हो। Okay. तो आप सेलेक्टिव स्टडी की तरफ जा सकते हैं रैदर देन कंप्लीटिंग होल द सिलेबस। और जो सेलेक्टिव कंटेंट है आपका, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप उसमें जितना प्रैक्टिस हो सकता है वो प्रैक्टिस करें, और जितना मॉक टेस्ट हो सकता है मॉक टेस्ट दें, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आप रियल टाइम में आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, एज वेल एज आपको ये पता चलेगा कि मतलब क्या एरियाज हैं जिनमें मुझे और काम करने की ज़रूरत है। ऑल राइट। एंड एनी स्पेसिफिक्स कि मैथमेटिक्स में ऐसा कर लो तो बेटर हो सकता है, क्योंकि ये सेक्शन है, जैसे हम कह देते हैं ना कि एलजेब्रा हो गया, ये हो गया, ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रिफर किए जा सकते हैं? कुछ टॉपिक्स आप मैथ्स के बताओ, और जीएटी में भी ठीक है, इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा है, उसमें नहीं हो सकता कि ये छोड़ दो ये कर लो, राइट। बट अब हिस्ट्री है या पॉलिटी है, कुछ मेजर्स जो आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से तो पक्के पक्के क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ों के बारे में थोड़ा आप इन डिटेल बता दीजिए। मैम विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्स क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो कम एफर्ट्स मांगते हैं और ज़्यादा मार्क्स दे जाते हैं, लाइक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, ये दो चैप्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो 8 to 9 क्वेश्चंस कंटेन करते ही हैं।
और सेम जस्ट लाइक सिमिलर लाइक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर ये 3 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन है तो ये भी 6 to 7 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। तो ऐसे करते करते कुछ चैप्टर्स हैं लाइक अलजेब्रा, अगर आप पूरा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। और बाकी विद रिस्पेक्ट टू, बहुत को ये डाउट्स होता है कि हम कैलकुलस नहीं पढ़ा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, हमने वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो इसकी मतलब इससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रैदर सबके कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होते हैं, सबके कुछ वीक चैप्टर्स होते हैं। लाइक मेरे को कैलकुलस समझ ही नहीं आता था, बट मेरा ये था कि मैं अलजेब्रा बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गया था। और लाइक सम क्वेश्चंस होते हैं लाइक फार्मूला बेस्ड ओनली, तो वो क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था मैथ्स में। और विद रिस्पेक्ट टू जीएटी, लाइक क्या होता है कि जीएटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है। लाइक विद रिस्पेक्ट टू दिस सोशल साइंस, हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक ज्योग्राफी का अबाउट 50 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस कैरी करते हैं वो। और सेम अगर हिस्ट्री का देखा जाए तो अगर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से क्या होता है कि 4 to 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। आप करंट अफेयर लाइक बहुत सारे मैराथन्स होते हैं, सेंचुरियन अपने चैनल पे ही डालता है मैराथन्स, मैंने तो वहीं से कंप्लीट किया था करंट अफेयर्स के। और लाइक हिस्ट्री में मॉडर्न हो गया, फिर उसके बाद जियोग्राफी हो गया, फिर आप सिंस बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस मोस्ट ऑफ दी लोग का स्ट्रांग होता ही है। और फिर बाकी जितना एफर्ट्स डालना है आप वोकैबुलरी में डाल सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा अच्छा, एक चीज और, हाल ही में 2 एनडीए एग्जाम्स की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लो थी, है ना? ऐसे में क्या हो गया, अब एक एस्पिरेंट जो ये सोच रहा था कि मुझे 350 के ऊपर नंबर लाने हैं 2 अटेम्प्ट्स पहले तक, अब वो थोड़ा सा क्या हो गया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बड़े सारे मेंटर्स, हैशटैग मेंटर्स भी हैं जो अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो बच्चा अब वो 300, 302, 303 पे अटक रहा है। ऐसे में उन स्टूडेंट्स को, आपके जूनियर्स, आपके फ्रेंड्स, अब आप क्या कहना चाहोगे एक टॉपर के नजरिए से? वो जो कट ऑफ का स्कोर है उसको आप कैसे देखते हो एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम बेसिकली कट ऑफ जो क्या होता है कि जो कट ऑफ इज बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 395 to 400 seats in NDA, and these 395 400 candidates are going to join. यस। बट क्या होता है कि रिकमेंड 300 400 नहीं होते, उससे ज़्यादा होते हैं। लाइक लास्ट टाइम 699 कैंडिडेट्स गॉट रिकमेंडेड। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेरिट आउट होना पड़ा। तो क्या होता है कि मतलब ऑल्दो दे हैड दैट पोटेंशियल, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी था, बट क्योंकि रिटर्न में कम नंबर स्कोर कर पाए थे वो, ड्यू टू वॉट एवर रीजन, so that why मतलब that's why after recommendation also they were not able to join the academy. यस। So rather than going towards 302 303, rather they can focus towards like they can aim towards like 400 marks. Although sometimes happen that what we expect that much marks doesn't come. So अगर आप 400 टारगेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 370 380 पे आके गिरेंगे, तो दैट्स व्हाई। दैट इज देयर, क्योंकि एनडीए के रिटन के मार्क्स आपके हाथ में हैं, एसएसबी के मार्क्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैं कहती हूँ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितना कर पाए, आपका ग्रुप कैसा है, व्हाटसोएवर XYZ कंडीशंस, दैट दोज मार्क्स वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगेन एंड अगेन आप मेरी बैठ के शोज के जरिए इतना तो जरूर समझ जाइए कि रिटन पर एम्फेसिस डालना होगा, स्कोर बूस्ट कराना होगा। अगर आपको मेरिट ऑर्डर आने के बाद में दुखी नहीं चाहिए कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा ना, इट शुड बी वेरी क्लीन क्लियर सिलेक्शन, तब मजा भी आता है, राइट? चलो रिटन के बाद से आते हैं हम टुवर्ड्स दी एसएसबी इंटरव्यू। अभी ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था क्या जिसके लिए आप अपियर हुए थे, कि आपका एक अटेम्प्ट और बचा हुआ? मैम लास्ट अटेम्प्ट था। अब 3 अटेम्प्ट्स थे इनके पास में ओवरऑल, जिसमें से 2 में रिटन क्लियर नहीं हुआ था, लास्ट में रिटन क्लियर हो जाता है। एसएसबी का प्रेशर है, क्योंकि अब नहीं तो सीधा एसएसबी मिलनी है आपको 3 साल के बाद में इन द ग्रेजुएशन अटेम्प्ट्स। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आपने स्पेशल एंट्रीज में भी अप्लाई किया था, लाइक टीएएस 10+2 बीटेक? यस मैम, मींस मेरी 2 नेवी टेक के एंट्रीज थी। 2 नेवी टेक के थे, उसमें आपका क्या रिजल्ट था? मैम कॉन्फ्रेंस आउट आप उसमें थे। तो नाउ अल्टीमेटली यहाँ आपको जाना था और परफॉर्म करना था, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू मेड श्योर कि प्रेशर ना फील करो, ये मुझे बताइए, ठीक है? सेकेंडली, स्क्रीनिंग मेजर रोल होता है कि एक बार अंदर तो हो जाए, बाकी तो ठीक है फिर देखेंगे, हर एस्पिरेंट यही सोचता है। तो इसके लिए आपने क्या प्लानिंग करी थी, क्या प्रैक्टिस यहाँ करी थी कि आप यहाँ स्क्रीन इन होते थे या स्क्रीन आउट होते या बॉर्डर लाइन रहते थे, ये बताइए।
मैम फर्स्टली प्रेशर रिलेटेड एस्पेक्ट से मेरे को ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी गया एकदम लाइट नोट पे गया कि ओके वॉट एवर विल बी रिजल्ट, मैं कुछ नया ही सीखूंगा। लाइक इफ़ आई विल गेट स्क्रीनड आउट देन आई विल लर्न समथिंग न्यू ओनली। लाइक इट विल हेल्प मी इन इंट्रोस्पेक्शन, मुझे खुद को जानने का एक मौका मिलेगा कि क्या मेरी गलतियाँ थी। और दूसरी चीज़ लाइक विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रीनिंग, लाइक मेरे को ये यहाँ आते हुए ये पता चल गया कि मतलब मेरे को किस डायरेक्शन में क्या चीज़ पे वर्क करना है, क्योंकि मैं 3 कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ। तो यहाँ आने के बाद मेरे को ये पता चला कि अच्छा मतलब मेरी जो स्टोरीज़ बन रही थी टीएटीज़ में वो गलत डायरेक्शन में बन रही थी। लाइक यहाँ आके शिशिर सर ने एक चीज़ पे फोकस किया जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक स्टिमुलस पे। लाइक जो फोटो पे दिखाया जा रहा है उस पे जाओ। क्योंकि मैम मेरे इस बार के स्क्रीनिंग में क्या हुआ था, कई कैंडिडेट्स ने ये बनाया था, लाइक मेरे पीपीडीटी में एक फ़ोटो थी, एक फील्ड की फ़ोटो थी, और लाइक लग रहा था कि फार्मिंग रिलेटेड समथिंग हो रहा है कुछ, तो मैंने फार्मिंग रिलेटेड बनाई थी। बट कई लोगों ने क्या बनाई थी कि मतलब वो फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई किसी ने बनाई थी कि पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो मैम ये प्री कंसीव्ड एक चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से कई कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो मैम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था कि स्टिमुलस के साथ स्टोरीज बनाई जाए। और मैम यहाँ रहते हुए फ्रीक्वेंट पीपीडीटी की प्रैक्टिस होती गई, तो मैम एज सच तो मेरे को कोई इशू हुआ नहीं पीपीडीटी में। और फिर विद रिस्पेक्ट टू दी स्क्रीन इन होने के बाद तो मतलब मैम अलग ही था। लाइक हम ग्रुप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जिसकी वजह से मतलब वो म्यूचुअली सबको बेनिफिट किया। लाइक ग्रुप डिस्कशन ये सब में ज़्यादा फिश मार्केट भी नहीं बना। और यहाँ मतलब मैम एसएसबी मेंटोर्स भी ऐसे हैं, लाइक आई गॉट ट्रेंड इन लाइक देहरादून ब्रांच। सो मैम वहाँ जीटीओ सर ने जैसा जैसे तरीके से बताया था, लाइक कंटेंट शॉर्टलिस्टिंग का काम तो आधा से ज़्यादा उन्होंने उन्हें नहीं कर दिया था। लाइक हमें बस उस डायरेक्शन में अपना मेहनत करना था। बस मैम यही था। तो देहरादून में इस बार हमने अपना फर्स्ट एसएसबी का बैच लॉन्च किया, राइट? और लखनऊ का एक्सपोजर तो आप लेते रहते थे, यस मैम। और फ्रीक्वेंट विजिट्स भी रिटर्न बैच के दौरान आपकी रहती होंगी, राइट? यस मैम। जीटीओ ग्राउंड भी आप गई होगे, एसएसबी का कहीं ना कहीं एक्सपोजर लिया होगा। तो देहरादून में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? पहला बैच था, हमारे मेंटर्स हैं वहाँ पर, तो व्हाट वाज हाउ वाज देयर? एंड वेदर तो है ही बहुत कमाल का वहाँ का, है ना? यस मैम। हाँ। फर्स्टली मैम वेदर बहुत अच्छा है, एंड मतलब इट वाज आल्सो होलसम एक्सपीरियंस टू विजिट देहरादून। एंड मैम वहाँ मैम ये था कि लाइक वहाँ के जो एसेसर्स हैं बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है। लाइक मतलब उनका वे ऑफ टीचिंग, लाइक जो हमारे जीटीओ सर थे अमित सर, उन्होंने ये बताया कि लाइक यू हैव टू परफॉर्म हियर, मीन्स तुमसे क्या एक्सपेक्ट कौन से पॉइंट पे किया जा रहा है, तो वहाँ पे तुम अगर परफॉर्म कर गए तो तुम काइंड ऑफ एक स्टक कर जाओगे जीटीओ के दिमाग में कि अच्छा ये मतलब परफॉर्म कर रहा है, ये मतलब हाईलाइट हो जाओगे वहाँ पे। फिर उसी हिसाब से तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और मैं ये कहना चाहूँगा मैम, वहाँ जीटीओ सर की एक बात थी कि मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट इस लास्ट इंप्रेशन को जो जितना देर लास्टिंग रख सकता है वही रिकमेंडेशन ले जाएगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेरे एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा काम कर गई। और मैम विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, वहाँ बासु सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लाइक मेरे मेन एसएसबी में जैसा इंटरव्यू था सेम सेम क्वेश्चंस बासु सर ने भी पूछा था, एंड सेम इंटरव्यू वैसा ही चला था। लाइक 30 to 40 मिनट्स ही थे इंटरव्यू। एंड मैम विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू ये था कि लाइक इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स मेरे को लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन था। लाइक मैं खुद के स्ट्रेंथ्स खुद के वीकनेस पे काम नहीं कर पा रहा था। ओके। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी फैमिलीज़ की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। बट वहाँ विजिट करते हुए मेरे को ये पता चला कि मेरे को इस डायरेक्शन पे ये चीज़ पे वर्क करना है, जो कि मैम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही मेरी एसएसबी जर्नी में। चलो, दैट इज रियली गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जब देहरादून की बात भी करती हूँ, तो ऐसे में जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट है अबाउट, जो हमारा इंस्टीट्यूट का है, एयर लाइब्रेरी हमने अभी लॉन्च किया, तो उसका कैसा आपका एक्सपोजर रहा? मैम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक मतलब जब भी फ्री टाइम होता था मैं तो एयर लाइब्रेरी में ही रहता था। मतलब वहाँ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत ही पीस इन्वायरमेंट है, और अगर फ्रेंड्स है साथ में जो हेल्प कर जाएं तो बहुत ही अच्छा। दैट इज गुड। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू योर पर्सनल इंटरव्यू, यस मैम। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के बारे में बताएं जो आपसे पूछे गए थे इन द पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग योर एसएसबी। मैम लाइक ऑल द क्वेश्चंस वर ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके। बट क्या था कि सम क्वेश्चंस थे लाइक व्हाट आर द मिस्चीवियस एक्टिविटीज यू हैव डन एट योर स्कूल। बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हॉस्टल लाइफ में रहते हुए अगर तुम मस्ती नहीं किए तो क्या किए। सही बात है। तो लाइक मैंने बताया कि सर लाइक केक हम छीन के खा जाते थे, मतलब किसी का बर्थडे होता था। एंड फिर देयर आफ्टर लाइक हमने बताया कि सर लाइक हम
बेड में बुक बैडमिंटन खेलते थे। लाइक हम बुक रख लेते थे और शटल कॉक होता था, उससे हम बुक बैडमिंटन खेलते थे। ओके। लाइक रादर देन रैकेट हम बुक का इस्तेमाल करते थे बैडमिंटन खेलने के लिए। अच्छा। एंड मैम लाइक सर ने पूछा था कि व्हाट आर दी मिस्चीवियस एक्टिविटीज यू हैव डन इन योर स्कूल एंड गॉट कॉट। सो ये एक क्वेश्चन था। तो मैंने बताया कि सर जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको कि हमारा प्रायोरिटी रहता था खाना, खेलना और सोना। तो हम खाने के लिए कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते थे। तो हम क्या करते थे कि मतलब मेस में जल्दी आ जाते थे। फिर उसके बाद जैसे जिस जिस दिन चिकन होता था उस दिन हमें 2 पीस चिकन मिलते थे। इट वॉज फिक्स दैट कि 2 पीस चिकन मिलेंगे। तो हम अच्छे पीस के चक्कर में जल्दी आके वो चेंज करने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैम एक बार हमारे मेस मैनेजर सर ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद रेपकेशंस झेलने पड़े थे। यस मैम। चलो, दैट इज गुड। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द जीटीओ टास्क? कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आपने किए एंड कमांड टास्क कैसा था आपका? मैम फर्स्टली लाइक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में मैंने 8 ही कर पाया था। लाइक ओके। मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करूं फिर उसके बाद इजी पे ख़त्म करूं। तो मैम मैंने मंकी क्रॉल से स्टार्ट करते हुए सब करते करते लास्ट में क्या हुआ कि मैम वो जो हाई जंप था वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो लाइक हाई जंप एंड वॉल जंप 2 रह गया मेरे से। ओके। बाकी ऑल द डिफ़िकल्ट टास्क मैंने कर लिए थे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू लाइक द कमांड टास्क में क्या हुआ था कि हम हमारे 9 के ग्रुप थे, जिसमें से हमारे में 2 जीटीओ ऑफिसर्स थे। लाइक वन मे बी माइट ट्रेनी जीटीओ सर एंड वन माइट बी द हाँ, एट सीनियर टाइम्स जीटीओ। देयर आर, हाँ, साथ में सो होते हैं। व्हाट हैपेंड मैम, मैं पीजीटी में लाइक मैं पीजीटी 1 पीजीटी 2 पीजीटी 3 मेरे बहुत अच्छे गए थे। तो लाइक हमारे ग्रुप से 4 बंदों को डिफिकल्ट टास्क मिले थे कमांड टास्क में, ओके। जिसमें से मैं भी एक था। अच्छा। एंड मैम हमारे ग्रुप में 9 के ग्रुप में हम लोग 5 लोग रिकमेंड भी हुए। ओके। मैम हमारे ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मतलब हम पूरे ग्रुप मेंबर्स को ही वो तो वो सिविल बैकग्राउंड के थे या सैनिक स्कूल के थे उसमें मैम से भी? सिविल बैकग्राउंड के थे। ओके। बट क्या था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और भी बाकी लोग का लास्ट अटेम्प्ट था। जैसे मेरा 4th अटेम्प्ट था, कई कई बंदों का 5th अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट था। तो मतलब जैसे जैसे अटेम्प्ट आते गए बंदों में मतलब काइंड ऑफ वो मैच्योरिटी भी आते गया, वो एक्सपीरियंस भी आते गया कि मतलब अगर हम कोऑपरेटिव रहें तो पूरे ग्रुप को बेनिफिट करेगा, जो कि हमारे ग्रुप को बहुत ही अच्छे से किया मैम। चलो, दैट इज गुड। एंड जीडी के टॉपिक्स क्या थे और लेक्चरेट का टॉपिक क्या था आपका? मैम जीडी एंड लेक्चरेट टॉपिक वाज मैम वेरी बेसिक। लाइक मेरे लेक्चरेट के टॉपिक थे फर्स्टली 4 टॉपिक में से पहला था फ्लाइंग कार, सेकंड था वॉर मेमोरियल, थर्ड था करियर गोल्स एंड फोर्थ था एंटरप्रेन्योरशिप। सो मतलब ये ऐसे टॉपिक्स थे जो कि अगर कोई पढ़ा भी नहीं है बंदा तो वो भी तो बोल भी बोल सकता है सकते बेसिक हैं। इंटेलेक्ट के साथ। एंड मैम विद रिस्पेक्ट टू माय ग्रुप डिस्कशन, पहला टॉपिक था वी हैव रिसेंटली सीन द राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सो विच sector got impacted due to social media influencers rise. First was like commerce, second was like information. And मैम these two leads में ही मतलब both सबने बोला था। And second GD topic was which aspect will help in waste management in our nation. First was mindset, second was like innovation, third was like enforcement. So कईयों ने mindset पे बोला, कईयों ने technological aspect पे बोला। अच्छा। ओके। नाउ एक और क्वेश्चन, आप जब मेरे पास सामने कोई सिविल कैंडिडेट्स बैठे होते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप वहाँ जाते होगे तो सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस के बच्चों को देख के थोड़ा सा बच्चों को लगता है यार ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेंड होंगे। अब आपके सिचुएशन में कैसा था भाई? यू तो योरसेल्फ आर फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो सिविल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, फर्स्ट फ्रेशर्स होते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब मैं आपका थॉट जानना चाहती हूँ। मतलब पहली बार एक थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं ना किसी को थॉट लेके, तो हाउ व्हाट वाज देयर इन योर माइंड वंस यू वर देयर? रिपोर्ट कर रहे थे बाहर, अभी गेट खुला नहीं था, सब लाइनें बना रहे होंगे वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग के लिए। मैम फर्स्टली क्या होता है कि मतलब फ्रेशर्स और रिपीटर्स में अलग लाइन सेपरेट कर दिया यस। जाता है। तो फ्रेशर्स में क्या होता है कि बंदे फर्स्टली हेजिटेट करते हैं कि मतलब शुड आई टॉक और नॉट। बट रिपीटर्स में ऐसा कोई नहीं रहता है कि मतलब वहाँ बंदे एकदम चिल होते हैं कि ओके, मतलब बंदों को इतना रिजेक्शन फेस कर चुके होते हैं ऑलरेडी एज अ रिपीटर 2-3 बार। तो मतलब हाँ। सब ये रहता है कि ओके वी विल कम। सिलेक्शंस का रिजल्ट्स का किसी को टेंशन नहीं रहता। बस ये होता है कि 5 डेज की जर्नी में विदाउट फोन हम इंजॉय करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे और जितना मजा कर सकते हैं वो करेंगे। तो यस। ऐसा मेरे में तो ऐसा कोई इट इशू वाज फेस नहीं ओके। करना पड़ा। अच्छा। यस मैम। नाउ कमिंग ऑन टू योर फैमिली बैकग्राउंड, यस कौन मैम। कौन है परिवार में और पिताजी क्या करते हैं? मैम फर्स्टली और आप कहाँ से हैं? यस, yes ma'am, डेफिनेटली। firstly ma'am, I belong to a village called Archi, Chhattisgarh. It is in Sarguja district in Chhattisgarh only. And ma'am, in my family we are a family of 5 peoples, like my grandmother, my father, my mother, my elder sister and myself. And मेरे father as well as my mother both are like government teachers. ओके। So initially मतलब वो
मुझे सैनिक स्कूल में इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि मेरे एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, क्योंकि मेरा मेनली विलेज बैकग्राउंड है। तो मतलब फॉर द पर्पस ऑफ हायर स्टडीज़, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ स्टडी, मतलब उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल भेजा। देयर आफ्टर मैम ये मेरा ही गोल बन गया कि मतलब आर्म्ड फोर्स में ज्वाइन करना है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप बेसिकली विलेज में ही रहते थे, यस तो मैम। गांव अब तो बहुत धूम होगी कि भाई यू गॉट रिकमेंडेड एनडीए फ्लाइंग के लिए एंड एवरीथिंग। तो ऐसे में गांव से जब आप शहर आते हो तो क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी या थोड़ा अडाप्ट करने में, या मे बी छोटी क्लास तक आप वहाँ पढ़े थे और अब एकदम से आपको इन्वायरमेंट चेंज मिल रहा है, डिसिप्लिन चेंज मिल रहा है, लैंग्वेज और समथिंग लाइक दैट, हैव यू एवर फेल्ट दैट? नो मैम, बिकॉज आई वॉज इन सैनिक स्कूल। तो हम्म। हमारी ग्रूमिंग ही उस लेवल की हो गई थी कि मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा लाइक इंग्लिश पे फोकस किया जाता है, तो मतलब हम्म। एज सच मेरे को लैंग्वेज इशू कुछ हुआ नहीं। और विथ रिस्पेक्ट टू अ बिग सिटी और स्मॉल सिटी, मैम एज सच तो कुछ चीज़ होता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ रहते हुए हमें इस कदर बना दिया जाता है कि हम कहीं भी किसी भी कंडीशन में सोशली अडेप्टेबल हो जाए। तो मैम हम्म। दीज, चलो दैट इज गुड। तो व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर डूइंग? मैम करेंटली शी इज परसुइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, तो ऐसे में पेरेंट्स टीचर्स, बेटा है, एक बेटा और उसको भी फौज में जाना है, तो जब आपने ये शेयर किया अपने फैमिली से, उनका क्या रिएक्शन था? मैम माई पेरेंट्स आर वेरी मच सपोर्टिव, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू स्टडीज, मुझे कोई भी चीज़ परस्यू करना है वो ऑलवेज सपोर्टिव रहे हैं। लाइक आई टोल्ड देम दैट आई विल गो फॉर डिफेंस। सो हम्म। उन्होंने मुझे एक भी बार नहीं बोला कि ये देख ले वो देख ले, बोले कि ठीक है अगर तू जाना चाहता है तो देन यू कैन गो। तो अब लाइक जब, अच्छा हाँ प्लीज कंटिन्यू। मैम लाइक इट वॉज माई डिसीजन ओनली टू टेक ड्रॉप सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस। सो उस केस में भी मैम मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अगर तू एक साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे या फिर एक साल बाद, बात वही है। अगर तेरा एम अगर आर्म्ड फोर्स जाना ही है तो फिर इसी के लिए प्रिपरेशन कर। चलो दैट इज गुड। एंड नाउ दैट यू गॉट रिकमेंडेशन, तो यस जब मैम। आपने शेयर किया घर पे, कैसा माहौल था? मैम माई पेरेंट्स वर लाइक, I know that we know that you had that capability and you are sure gonna make it. Like they were always keep cheering me, keep motivating me. Like previous 3 attempts में भी मैंने फेलियर फेस किया था, एंड उससे पहले रिटर्न में भी। तो मतलब एज सच कभी उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मतलब तू कुछ नहीं कर रहा है, तू घर में बैठा है। मतलब वो ऑलवेज मेरे लिए सपोर्टिव थे। अच्छा चलो, अब एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि कोचिंग नहीं लेते हैं और सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लेंगे ऐसे करके, और उन्हें ये भी लगता है कि रिटर्न एसएसबी की कोचिंग पैसे खर्च हो जाएंगे। बहुत सारे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो कई रिसोर्सेज होते हैं, कई के पास नहीं होते हैं। ऐसे में लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है ना, कि हम अगर किसी ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करें जिसके अटेम्प्ट्स लिमिटेड हैं, हम्म। तो मुझे लगता है आपके पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है ऐसे में कैंडिडेट को कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कब ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि उसे एक कोचिंग संस्थान की ज़रूरत है, और वो कैसे ये डिसाइड करे कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने लिए कैसे, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसको फिगर आउट करना चाहिए। उस बारे में एस्पिरेंट्स को आप कैमरे में देखकर गाइड करो कि व्हाट आर दोज थिंग्स जो जिस पे उनको बिल्कुल ध्यान देना है, और वो पॉइंट जहाँ उन्हें श्योर कर लेना है कि मुझे ज्वाइन करना है। फिर तब ये ना सोचे, क्योंकि आज मे बी वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े आपको थोड़ी फीस के लिए, बहुत सारे स्कॉलरशिप मोड्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारी जगह, बट देन अगर वो वर्दी है तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, और उसके लिए अपनी इच्छाओं को कर्ब मत करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को कि लाइक अगर आपको कोई भी कोचिंग ऑप्ट करना है तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं भी मिले, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप क्वालिटी कंटेंट की टूवर्ड्स जाएं। बट मुझे ये भी लगता है कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं कोई कोचिंग, तो क्या होता है कि ऑफलाइन में आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, आपको वैसे लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन केस आपको कोई डाउट हो। लाइक ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी कभी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं कि मतलब मैं पूछूं ना पूछूं ऑनलाइन क्लास में। बट अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आप टीचर से तो पूछ ही सकते हैं डाउट क्लियरिंग क्लासेस में। बट यहाँ कैंडिडेट्स भी होते हैं, लाइक अगर आप टीचर से समझते हो तो आप कोई एक दूसरे नज़रिए से समझते हो, और आपको कोई अगर दोस्त समझाता है तो आप एक दूसरे तरीके से समझते हो। तो ये चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले तो क्वालिटी कंटेंट देखना है। आपको ये देखना है कि मतलब कि आपका जो बेसिकली जो मनी है वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दी कंटेंट। ये चीज़ मैम देखनी चाहिए। ऑल राइट, चलिए बहुत अच्छा आपने बताया। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वन मोर एस्पेक्ट, इसके बारे में आप मुझे बताएं कि अभी जो स्टूडेंट्स, जैसे आपने पहले भी रिटन एग्जाम के टिप्स शेयर किए थे बच्चों के साथ में, अब फाइनली आप कैसे क्लोज करने वाले हो आज के इस बैठकी शो को?
जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इवन क्लास 11th में है, 12th में है, 10th में है, 13-14 साल के बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस को, जो विलेज बैकग्राउंड से भी हैं, क्योंकि गांव के बच्चे को सबसे ज़्यादा पीछे खींचते हैं गांव वाले, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप सिविल बैकग्राउंड से हो, आपका फौज में कोई नहीं है, आप अधिकारी नहीं बन पाओगे, ये डिफिकल्ट होगी जर्नी, ये वो बहुत सारे XYZ मिथ्स होते हैं। तो उन मिथ्स को कर्ब करवा दीजिए बच्चों के, प्लस फाइनल टिप्स आप शेयर कर दीजिए मेरे एस्पिरेंट्स के साथ में। मैम फर्स्टली अगर एक एस्पिरेंट में ये चीज़ आ गया कि मुझे अब डिफेंस सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना है, तो मैम उसे सबसे पहले डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। आपको अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, आपको लोग पीछे खींच रहे हैं, तो आपको इस बैरियर को क्रॉस करना है। तो आपको कोई भी हद तक जाना पड़े तो आप जाइए। लाइक मैम क्या हुआ था कि मतलब मेरे एक एसएसबी में एक कैंडिडेट ने एक स्टोरी शेयर की थी। लाइक वो बिहार से था। और क्या हुआ था कि मैम उसके एरिया में एक भैया रहते थे, तो उन्हें ये एसएसबी की वो प्रिपरेशन कर रहे थे और वो रूरल बैकग्राउंड से थे। तो क्या हुआ कि मैम वो जैसे लाइक कुछ भी पढ़ते थे तो वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते थे और घर के बाहर बैठ के वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और जो नियर बाय मोहल्ले के लोग थे वो उन्हें पागल समझते थे कि मतलब कि ये कैसे, मतलब ये अपने आप से बात कर रहा है। लोग मतलब उन्हें लिटरली पागल बोलना शुरू कर कर चुके थे। तो मतलब फिर बाद में जब रिकमेंडेशन हुआ, जब वो एकेडमी से आए, मतलब एकेडमी से कमीशन होके आए एकेडमी के बाद, तो मतलब जो बंदे उन्हें लाइक पीछे खींचते थे, लाइक उन्हें पागल पागल कहते थे, उन्हें मतलब वही लोग उन्हें प्रेज करते थे, लाइक कि हमारे बच्चे को भी मतलब एक पाथ दिखा दो, कुछ तरीका बता दो, टिप्स दे दो। लाइक तो मैम ये चीज़ है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हो, फोकस्ड हो, तो आप कर ले जाओगे। और ये बैरियर तोड़ने में लिटरली जितना मज़ा आता है वो कहीं नहीं। सही बात है। अच्छा, ऐसे में हाउ यू लुकिंग टुवर्ड्स योर फ्लाइंग टेस्ट जो भी होने वाला है? Ma'am, I am currently like from Centurion only. I am very well prepared, and it is on 3rd of August. So I hope for the result must should come in my favor. चलो, So दैट इज गुड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। thank you, ma'am. अच्छा, दैट इज हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है एंड एवरीथिंग। नाउ एनडीए, थोड़ा सा आपको आई वुड लाइक यू टू मैनिफेस्ट कि चलो मेरा एनडीए का मेरिट लिस्ट आ गया, कॉल अप आ गया, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो अभी आगे के क्या प्लान्स है जीवन में एनडीए ज्वाइन करने के बाद के? Ma'am, firstly I will join NDA. Then thereafter I will opt for the flying branch of fighter pilot. I want to become fighter pilot and excel well in the service, ma'am. चलो, दैट इज गुड। तो डियर एस्पिरेंट्स, देखा आज आप सभी ने, हमने पीयूष के साथ में ना सिर्फ रिटन प्लस एसएसबी की बात करी, हमने सैनिक स्कूल के किस्से भी जाने और एनसीसी से उन्होंने क्या सीखा उसके बारे में भी चर्चा करी। खैर, चर्चा के दौरान ये भी पता चला कि जब इन्होंने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया तो ये ऑल इंडिया रैंक 1 भी रह चुके। तो आप देख सकते हो कि नर्चरिंग, मेंटोरशिप, गाइडेंस, ये सब चीज़ें क्या है ना, बचपन से शुरू हो गई थी। इनके मदर फादर का डिसीजन सैनिक स्कूल में डालना और वहाँ से इनका खुद का ड्रीम बनना, और ऐसे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीयूष के लाइफ में, मुझे लगता है ये डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन इनके पेरेंट्स ने लिया था इन्हें सैनिक स्कूल डालने का, दूसरा डिसीजन इन्होंने लिया कि सैनिक स्कूल में रहते एनसीसी ज्वाइन किया, थर्ड ही टुक द डिसीजन कि मुझे एनडीए में ही जाना है। फिर एनडीए में कहाँ जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, लगभग फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर प्रेफरेंस के लिए वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे विच इज़ द बेस्ट प्रेफरेंस, आप गूगल सर्च करोगे। बट ही न्यू कि मुझे फ्लाइंग में जाना है, तो इन्होंने वो वहाँ डिसीजन लिया, उतना किया, फिर अपने लिए कोचिंग संस्थान का डिसीजन लिया। तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल लेवल पर इतनी छोटी उम्र पे जब आप इतने अच्छे डिसीजंस ले सकते हो जो आपके फ्यूचर को बिल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली फिर चाहे थोड़ा सा सफलता 1-2 अटेम्प्ट लेट आए, बट वो आपके हाथ में जरूर लगेगी और आपको स्वाद जरूर देगी अपना। विद दिस डियर एस्पिरेंट्स, ऐसे ही अन्य बैठकियों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। इस बार एनडीए 153 में टीम सेंचुरियन ने धमाल मचा रखा है, रिकमेंडेशंस पर रिकमेंडेशंस हो रहे हैं। आज जिस दिन मैं ये बैठ के शूट कर रही हूँ, ऑलरेडी 24 रिकमेंडेशंस हमारे हाथ में हैं, मेनी मोर टू कम, बिकॉज अभी भी करीबन 1 महीने तक एसएसबी के, एनडीए के एंट्रीज के एसएसबीज लगातार जारी रहेंगे। मैं गुरकीरत मिलूंगी एक अदर बैठकी के साथ में, एक और नए कैंडिडेट के साथ। Till then, stay tuned to the official YouTube channel of Centurion Defense Academy. Keep subscribing us. Thank you. Namaskar and
डियर पीयूष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को, एंड डेफिनेटली जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि बहुत जल्द आपको देखना चाहती हूँ पासिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड द स्ट्रिप्स ऑन योर शोल्डर्स, सीइंग यू विद अ बिग स्माइल एंड प्राउड इन योर आईज. टिल देन, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू एस्पिरेंट्स. नमस्कार एंड जय हिंद.